नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव आज संपन्न हो गया। आज परिणाम भी आ गए। यह भारत के संसदीय इतिहास में 18वें लोकसभा चुनाव था। हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से यह व्यवस्था आरंभ हुआ और प्रथम चुनाव 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में, चौथा 1967 में, पाँचवा 1971 में, छठा 1977 में, सातवां 1980 में, आठवां 1984 में, नौवां 1989 में, 10वां 1991 में, 11वां 1996 में, 12वां 1998 में, 13वां 1999 में, 14वां 2004 में और 15वां 2009 में, 16वां 2014 में, 17वां 2019 में और यह 18वां लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है। और इस चुनाव ने सबको चकित कर दिया है। प्रथम तो यह देखें कि भाजपा के नेतृत्व करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में प्रथम बार शपथ लिया, 2019 में द्वितीय बार, और इस बार जिस कदर चारों तरफ आभा मंडल बना था और मीडिया वालों ने दुष्प्रचार किया था, उससे समाज में एक प्रकार का दहशत बन गया था। हम लोग मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन यह चौथा स्तंभ इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया, बल्कि लगभग 80% मीडिया वालों ने भाजपा का जो नारा था 400 पार, उसको अपने पोल में सत्य बता दिया। एग्जिट पोल हुआ, सभी अलग अलग चैनलों ने किया और सबों ने सच्चाई के विपरीत दिखाने का काम किया। लेकिन उसमें एक शख्स था, वह प्रोफेसर जोगेंद्र यादव, जिसने कहा कि नहीं, भाजपा को कम से कम 50 सीट कमाने वाले हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह 2019 से भिन्न है, और अगर 2019 में भाजपा को 303 सीट आए थे तो इसमें उसको 50 सीट आप माइनस करके 250 देख सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का इफ और बट नहीं हो सकता है। यह उनका सर्वेक्षण था। उन्होंने 2004 में एग्जिट पोल किया था। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कि यह एग्जिट पोल करना आरंभ किया था। और 2004 में जो उन्होंने वाजपेयी सरकार के लिए कहा था वही चुनाव परिणाम में दिखा भी था। और लगभग इस बार भी जिस प्रकार जोगेंद्र यादव ने अपना अनुमान बताया, चूंकि वो एग्जिट पोल अब नहीं करते हैं, उन्होंने अपना अनुमान बताया कि 50 सीट भाजपा को कमने वाली है। निश्चित रूप से भाजपा उससे भी थोड़ा कम, बल्कि 239 पर आकर खड़ी हो गई। अभी देखें, अभी रात्रि के 10 बज रहे हैं और यह वीडियो जो बन रहा है उसका अगर अवलोकन करेंगे तो
553 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 289 सीट मिले हैं, जिसमें भाजपा को 239 सीट मिले हैं। इंडिया के पास 234 सीट है, जिसमें कांग्रेस को 100 सीट मिले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीट मिला है, जबकि पिछले बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को 62 सीट था 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग 29 सीट उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कम अर्जित किया है। और इस प्रकार से देखें तो भाजपा जहां उत्तर प्रदेश के सहारे सरकार में आना चाहती थी, वह नहीं हो सका, बल्कि भाजपा के लिए सहारा अगर बना तो वो उड़ीसा है, जहां लोकसभा के 21 सीट हैं और वहां भाजपा ने 19 सीट अर्जित किया है। भाजपा के लिए अगर कोई सहारा बना तो कर्नाटक आप कह सकते हैं। भाजपा के लिए कोई सहारा बना 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वो 29 में 29 सीट मध्य प्रदेश से मिला, जिसमें सबसे अभूतपूर्व शिवराज सिंह चौहान, जिनने 8.5 लाख मतों से जीत का कीर्तिमान स्थापित किया। शायद यह विश्व कीर्तिमान है, ये लिम्का ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके दर्ज होगा। तो इस प्रकार से यह 8.5 लाख मतों का अंतर का विजय शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कहता है, यह 2-4-5 दिनों में तय होगा। क्योंकि कई जगह यह आने लगा है, कहीं ऐसा न हो कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति के समाज से आते हैं और नरेंद्र मोदी भी। और भारत की राजनीति अभी पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है, यह स्थिति है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही, उसने 100 सीट लोकसभा का अर्जित करने में सफलता पाई। आपको जानकारी है सबों को कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 48 सीट मिले थे और 2019 में कांग्रेस को 52 सीट मिले थे। और इस प्रकार चूंकि कांग्रेस ने कुल लोकसभा सदस्य के संख्या का 10% सीट प्राप्त नहीं किया था, अर्थात कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के लिए 55 सीट अर्जित करने थे, लेकिन कांग्रेस यह काम नहीं कर सका। इसलिए कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा न तो 2014 में मिला और न ही 2019 में मिला। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता है कि 2024 में उसका नेता प्रतिपक्ष होना लगभग तय हो गया है। यह बड़ी उपलब्धि रही। अब थोड़ा हम बिहार के तरफ चले तो उसको देख लेना बहुत ही जरूरी है। तो बिहार ने भी अपने 40 सीट में 30 सीट एनडीए को दिया है और 10 सीट जो दिया वो महागठबंधन को दिया है। और उसमें जेडीयू को 12 सीट मिल गया, बीजेपी को 12 सीट मिल गया, एलजेपी को 5 सीट मिल गया। यह स्थिति रही है। और आरजेडी ने 4 सीट प्राप्त किया, वहीं कांग्रेस ने 3 सीट प्राप्त किया, लेफ्ट ने 3 सीट प्राप्त किया और निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया से 1 सीट प्राप्त करने का काम किया। इस प्रकार से बिहार का 40 का 40 सीट मिला। अगर राजद ने अपना तिक्रम नहीं लगाया होता, उसने बेगूसराय के सीट को डिस्टर्ब किया, उसने पूर्णिया के सीट को डिस्टर्ब किया, उसने औरंगाबाद के सीट को डिस्टर्ब किया और इस प्रकार से कई जगह कांग्रेस का समीकरण बनने में अवरोधक बना। उसने खेल को बिगाड़ने का काम किया। ये गठबंधन की रणनीति है। सभी लोग मोहम्मडन वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए अपना रणनीति चलाते हैं। यह स्थिति रही। अब देखिए कि एक और जो दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश लोकसभा के सीट की संख्या के हिसाब से है, वो है महाराष्ट्र।
पहला उत्तर प्रदेश जहां 80 सीट है, दूसरा महाराष्ट्र है जहां 48 सीट है, तीसरा पश्चिम बंगाल है जहां 42 सीट है, और चौथा बिहार है जहां 40 सीट है, और पांचवा तमिलनाडु है जहां 39 सीट है। यह स्थिति भारत की राजनीति का है। तो वही आप देखें कि दूसरा जो जगह है जहां 48 सीट है वह महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में भी भाजपा ने बहुत सा खेला किया था। महाराष्ट्र में भाजपा ने उद्धव ग्रुप के सदस्यों को तोड़कर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। महाराष्ट्र में भाजपा ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार को तोड़कर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और यही शायद भाजपा ने गलती कर दिया, जबकि बिहार में उसने चालाकी से नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन किया, पूरी जेडीयू को अपने साथ मिलाने का काम किया, लेकिन वहां उनको यह सफलता नहीं मिली। और शायद वो भ्रम पाल लिए कि अगर ये दोनों को हम तोड़ लेते हैं तो हमारी स्थिति कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, कुछ अच्छी हुई होगी। लेकिन वास्तविक में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी का एक जलवा है, 5 किलो अनाज का जलवा है, 6,000 रुपया सम्मान निधि का जलवा है, उसके बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी को मात्र 12 सीट मिला, कांग्रेस को भी 12 सीट मिला, और शिंदे ग्रुप को 5 सीट मिला, उद्धव ग्रुप के 11 सीट मिला, और शरद चंद्र पवार को भी 5 सीट मिले, और भतीजे को 2 सीट मिले। यह स्थिति रही महाराष्ट्र की। लेकिन अगर किसी ग्रुप को ठीक से भाजपा मिलाया होता, चाहे उद्धव को अगर साथ लिए होते, तो वह समीकरण अलग होता। लेकिन अभी जो वास्तविक समीकरण है वह यह है। अब हम चलें तमिलनाडु के तरफ। तमिलनाडु में देखें तो 39 सीट में डीएमके को 22 सीट आया, और वहीं कांग्रेस को 9 सीट आया। ये गठबंधन की सरकार की बात है। और आप बंगाल में देखें, 42 सीट वाली बंगाल में ममता बनर्जी को 29 सीट मिले हैं, और वहीं बीजेपी को 12 सीट मिले हैं, और 1 सीट कांग्रेस को मिला, 42 सीट हो गया। इस प्रकार से जो देखें तो कांग्रेस को 100 सीट अभी तक प्राप्त हुआ है पूरे भारत में, और बीजेपी को 239 सीट मिले हैं। लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है 289, 289, और इस प्रकार एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। यह स्थिति बन रही है। जबकि चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने अपने एलाइज में बुलाया, और पहले से नीतीश कुमार जो कूद के आए थे, इसका काफ़ी लाभ भाजपा के गठबंधन को मिला। इस प्रकार आप देखेंगे तो यह कांटे का टक्कर भरा 2024 का लोकसभा चुनाव रहा। थोड़ा सा भी कहीं अगर इधर उधर हो जाता तो सत्ता परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन एक बार फिर से भाजपा का बोलबाला रहा। लेकिन इस बार की जो बोलबाला है वह गठबंधन दलों की सरकार रहेगी, गठबंधन दलों का अंकुश रहेगा, और उसमें नरेंद्र मोदी का या उनके सहयोगी का नेतृत्व रहेगा। इसीलिए कि भाजपा को पूर्ण बहुमत तीसरी बार लगातार नहीं आया है, भाजपा 239 पर अटक गए हैं, और उनके सहयोगी के साथ पूर्ण बहुमत से ज़्यादा 289 सीट आए हैं। इस प्रकार एनडीए का सरकार बनना लगभग तय है। यह काफ़ी जद्दोजहद भरा यह चुनाव रहा। अनेक प्रकार के स्लोगन उछाले गए, चुनाव का स्तर काफ़ी निम्नतर रहा। चुनाव में राजनीतिक मर्यादाएं खंडित हुई, लेकिन यह भारत के राजनीति का एक नया विडंबना है, जो कि चुनाव के स्तर का गिरना। निर्वाचन आयोग मुख्य दर्शक बन के देखते रहे, इसलिए
यह कहना कि एक सशक्त चुनाव आयुक्त होना चाहिए, उसको बल मिलता है, लेकिन चुनाव आयुक्त इस मायने में फिर से बच गया कि ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ा गया। इस सूचना और जानकारी के साथ पुनः मैं वीडियो को आरंभ किया हूं और निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाने का काम करेंगे।